नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदन लगातार 5वें दिन विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बिना किसी विशेष कामकाज के स्थगित। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने नौसेना में अगले 10 वर्ष में 96 जहाजों और पनडुब्बियों को शामिल करने की घोषणा की। चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक देश के कुल कोयला उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 35% की वृद्धि दर्ज की गई। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी ने सशस्त्र लूट के बाद केरम शालोम क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा में सहायता अभियान स्थगित किया। और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार 5वें दिन विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण रुकावट आई। दोनों सदनों की कार्यवाही बिना किसी विशेष कामकाज के कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष ने एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों और उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा किया। इस कारण कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद के कामकाज में रुकावट डालने के लिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। संसद के बाहर आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर लोकतंत्र में विश्वास न रखने का आरोप लगाया। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि संसद की कार्यवाही में इस प्रकार व्यवधान डालना जनता के पैसे की बर्बादी है। उधर कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी ने कहा कि संसद तब तक नहीं चल पाएगी जब तक सदस्यों को सवाल पूछने नहीं दिया जाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि आगामी 10 वर्षों में भारतीय नौसेना में 96 जहाज और पनडुब्बियां शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक हर महीने तक एक जहाज शामिल किया जाएगा। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने आज नई दिल्ली में बताया कि 62 जहाज और एक पनडुब्बी निर्माणाधीन है। उन्होंने बताया कि इस महीने की 4 तारीख को ओडिशा के पुरी में नौसेना दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। पाकिस्तानी नौसेना की बढ़ती समुद्री क्षमताओं पर नौसेना प्रमुख ने कहा कि वो चीन के सहयोग से कई युद्धपोत और पनडुब्बियां बना रही है। उन्होंने कहा कि भारत पड़ोसियों द्वारा उत्पन्न सभी खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन के बाल योगी प्रेक्षागृह में हिंदी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखेंगे। ये फिल्म फरवरी 2002 में गुजरात में हुए गोधरा रेल अग्निकांड पर आधारित है। पिछले महीने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा था कि ये अच्छी बात है कि सच्चाई सामने आ रही है और वो भी ऐसे तरीके से जिसे आम लोग देख सके। पिछले 8 महीनों के दौरान देश की कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से कुल कोयला उत्पादन 11 करोड़ 20 लाख टन से अधिक हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 35% अधिक है। कोयला मंत्रालय ने कहा कि नवंबर में इन खदानों से कुल 1 करोड़ 70 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ। मंत्रालय के अनुसार कोयला उत्पादन में ये वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप है। इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल शामिल है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से अर्थव्यवस्था में बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ साथ अधिक निवेश और रोजगार सृजित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी, विशेषकर डीप फेक से उत्पन्न खतरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। भुवनेश्वर में 59वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पुलिस पर कार्यभार कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने पुलिस थानों को संसाधन आवंटन का केंद्र बिंदु बनाने का भी सुझाव दिया।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं को शिक्षा और कौशल से सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में आज 29वें CII भागीदारी शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को एक ऐसे देश के रूप में गौरव हासिल है जो अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सस्ता और सुलभ बना रही है। आज नई दिल्ली में उन्होंने मीडिया को बताया कि देश में वर्ष 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन एक दशक में इनकी संख्या दोगुनी होकर 780 हो गई है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज राज्य विधानसभा के 6 नवनिर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी विधानसभा में उपस्थित थे। राज्य में हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में ये विधायक निर्वाचित हुए थे। ये सभी विधायक तृणमूल कांग्रेस के हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस पर राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान करेंगे। कुल 22 व्यक्तियों और 11 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस अवसर पर दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए इस वर्ष अमर जैन राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण करेंगे। वे 100% दृष्टिबाधित लोगों को कानूनी परामर्श उपलब्ध कराते हैं। अमर जैन ने अपनी प्रेरक जीवन कथा साझा करते हुए उनके समक्ष आई बाधाओं का उल्लेख किया। 75% गतिशीलता दिव्यांगता के साथ प्रतीक खंडेलवाल को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाएगा। श्री खंडेलवाल रैंप माई सिटी के संस्थापक हैं। उन्होंने बताया कि उनका स्टार्टअप उद्यम किस तरह शहरी परिवेश को दिव्यांगजन के लिए अधिक सुगममय बनाने में मदद कर रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल मुंबई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री धनखड़ केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी स्थापना दिवस और महाराष्ट्र में शताब्दी स्तंभ के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी ने घेराबंदी वाले क्षेत्र में मानवीय सहायता को बाधित करने वाली लूट के बाद केरेम शालोम क्रॉसिंग के माध्यम से गजा में अपने सहायता अभियान को स्थगित कर दिया है। पिछले महीने की 16 तारीख को सशस्त्र गिरोहों द्वारा सहायता ट्रकों के पूरे काफिले को जब्त करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियाद में शुरू हो गया है। इसमें वैश्विक नेता, नीति निर्माता और पर्यावरण विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। 2 से 13 दिसंबर तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर में भूमि की गुणवत्ता में सुधार और सूखे से उभरने के काम में तेजी लाना है। सम्मेलन के दौरान आज रियाद ग्लोबल ड्रॉट रिजिलिएशन इनिशिएटिव की शुरुआत होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज रियाद में भारतीय दूतावास में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सरस फूड फेस्टिवल आयोजित कर रहा है। ये कार्यक्रम 17 दिसंबर तक चलेगा। ये आयोजन महिला सशक्तिकरण का एक अनूठा उदाहरण है और इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति तथा भोजन की विविधता को प्रदर्शित करना है। मालदीव में काम करने वाले भारतीय प्रवासियों को वहां डॉलर की उपलब्धता में लगातार कमी के कारण स्वदेश पैसा भेजने में कठिनाई हो रही है। मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने मालदीव की मुद्रा रुपया में वेतन पाने वाले के लिए डॉलर की उपलब्धता सीमित कर दी है। डॉक्टरों और शिक्षकों सहित भारतीय पेशेवर इस फैसले से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि भारत में उनके परिजन उनके द्वारा भेजे गए पैसों पर आश्रित होते हैं।
भारतीय उच्चायुक्त ने मालदीव सरकार से डॉलर की उपलब्धता पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने और वित्तीय लेन देन को आसान बनाने का आग्रह किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले दिन लोकसभा में बताया था कि मंत्रालय मालदीव में भारतीयों के लिए पैसा भेजने की प्रक्रिया आसान करने के लिए मालदीव के साथ बातचीत कर रही है। इसके साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।